बड़ा बच्चा जो है वो क्या करना चाहता है और उसके घर वाले क्या कराना चाहते हैं, इन सब के बीच में लड़ नहीं पाता। शायद वो अपने लोगों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, मार पीट कुछ भी कर सकता है, जेल भी चला जाएगा एक बार को, लेकिन वो घर वालों से ही नहीं लड़ सकता। यही सबसे बदनसीबी कह लीजिए एक बड़े बेटे के लिए, कि धीरे धीरे ये करते करते उन लोगों को ये पता ही नहीं लगा कि वो अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोपने लगे। वक्त से पहले मैच्योर हो जाना भी इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कह सकते हो आप। अब आपने देखा होगा जैसे कि डांट देता है बाप, बहुत तेज डांट देता है, उसको पता रहता है कि वो डांट रहा है। वो या तो आपको छुप के देख लेगा कि डांटने के बाद ये कैसा हो रहा है, या तो वो आपकी मम्मी से पूछ लेगा कि क्या कह रहा था ये। बड़ा बेटा रोता है अकेले में। जय गणेश आप सभी को। आज जिस व्यक्ति से हम बातचीत करने वाले हैं इस कुछ अलग पॉडकास्ट में, वो व्यक्ति आपके घर में भी प्रेजेंट है, जिनको आप बड़े भाई के नाम से जानते होंगे, दादा के नाम से जानते होंगे, या फिर कई कई घरों में ऐसा बोला जाता है कि ये तो अपने बाप की 2 कॉपी है। तो जी, हम बात कर रहे हैं हमारे घर के बड़े भाई की। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें, इस पॉडकास्ट के बाद आपको एक चीज़ और पता लगेगी कि बड़ा भाई एक्सप्रेसिव नहीं होता, बड़ा भाई इम्प्रेसिव होता है। तो चलिए अब फाइनली शुरुआत कर देते हैं। नमस्कार बड़े भैया। नमस्कार। तो आज आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं हम। हमारे पास थोड़ी कंटेंट की कमी आ गई थी तो इसलिए हम आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो सवाल ये है कि आप जब बाहर निकलते हो तो एक तरीके का कोट पहन के बाहर निकलते हो। वो कोट होता है, या तो आप लाइब्रेरी वाले भैया कहलाए जाते हो या आप वकील साहब कहलाए जाते हो। तो आप खुद के लिए क्या हो, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लेन कर दो अपने ही शब्दों में। मेरा ये मानना है कि मैं एक आर्टिस्ट था दिल से, जो एक आदमी अपनी घर की जिम्मेदारियों में फंस गया है। घर की जिम्मेदारियों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। घर की जिम्मेदारियां आपकी खुद की चॉइस होती है। एक समय आता है जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको खुद के लिए जीना है कि दूसरों के लिए। तो उस चॉइस के बीच में मैंने दूसरों के लिए जीना सोचा, और हालांकि ये एक बड़े बेटे का वो भी होता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बड़ा बेटा इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बड़ा बेटा होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लगता है? हाँ, वो चाहे तो, नहीं तो कई बड़े बेटे बिगड़ भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मतलब आप ये रहता है कि अगर घर को स्टेबल रखना है, मतलब घर का अगर बड़ा बेटा बिल्कुल सही रहेगा, तो आपका मानना है कि छोटा बेटा बड़े बेटे को देख के कि भाई अगर मेरा बड़ा भाई मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, घर के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको ये लगता है कि घर का एक तरीके का वातावरण बिल्कुल सही रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, घर का वातावरण सही रहेगा, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो घर को शांति या फिर घर को स्टेबल या फिर घर को जोड़े रखने में काम आती है, वो एक बड़े बेटे को हमेशा करना ही चाहिए। तो इसको थोड़ा सा बताओ ना कि कहाँ जोड़े रखने के लिए कहाँ सेक्रीफाइस करे, वो वाली चीज़ बता दो एक बार थोड़ी। सेक्रीफाइस करना कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करनी, बस ये है कि थोड़ी अपनी इच्छाएं मार दो। लोगों को ये मत बताओ कि तुमने उनके लिए किया है, लेकिन वो इवेंचुअली साइमल्टेनियसली आगे चल के पता चल लग ही जाता है। अच्छा, तो क्या जब आप कुछ चीज़ छोड़ते हो तो क्या पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, या फिर कुछ अपने आप से ये सब चीज़ आती है कि भाई एक तरीके का बोलते हैं ना कि भाई मेरे फादर थोड़े अब बूढ़े होते जा रहे हैं या फिर थोड़ा अब उनकी एज बढ़ती जा रही है, तो वो कब तक कमाएंगे, एक ये वाला फैक्टर रहता है? या फिर कुछ ऐसा रहता है कि भाई पेरेंट्स का प्रेशर है, भाई पेरेंट्स का एम्पायर है, जो भी मान लो बिजनेस, ये आप जो जवाब दोगे वो केवल अब आपके लिए नहीं है, ये जितने भी लोग बड़े भाई होते हैं समाज में, जितने भी बड़े भाई हैं, ये सारा आप एक तरीके का उन पे आपके शोल्डर पे आज सारे बड़े भाई हैं, तो आपको उस हिसाब से जवाब देना है। आपको अपने हिसाब से नहीं, आपके शोल्डर पे जितने बड़े भाई हैं उस हिसाब से जवाब देना है।
ये इसके बीच में थोड़ा टेक्निकली बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। क्या हुआ कि पहले सब लोग गरीब थे, 99% जनता कह सकते हैं गरीब हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता था क्योंकि वो उसी फेज़ में जी रहे थे गरीबी की। उनको इतना ही वर्ल्ड होता है ना, कई बोलते हैं कि मेंढक को सिर्फ कुआं दिखाई देता है, उतना ही ओशन उनको दिखाई नहीं देता। तो होता क्या है कि 1992 में एक्चुअली में, और उससे 8-10 साल बाद इकनॉमी जो है वो बूस्ट होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारी इकनॉमी ओपन हो चुकी थी। पहली कंट्री जो थी वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में थी इकनॉमी। उसके बाद क्या हुआ, कंपनीज आई, ये हुआ, उससे एक चीज़ हुई जिस चीज़ का नाम था अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जब हुआ तो लोग अपने गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ मूव करने लगे, और जब वो मूव करने लगे तो अमीर होने लगे। अमीर होने का मतलब ये था उस समय कि अपने घर आपने ले लिया है, आप काम धंधा कोई भी सेट कर रहे हो तो वो सेट हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि कोई कंपटीशन नहीं था। तो जब ये कंपटीशन नहीं था तो काम सबके सेट होने लगे। फिर हुआ ये कि उस दौरान कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। ये सेक्रीफाइस हुआ, माँ बाप ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप अपने पेरेंट्स से देख भी सकते हैं कि भैया हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने बचपन में, और ये हमारी जवानी में तुम तो कर भी नहीं सकते, तुम्हारा ये हो नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली में दो चीज़ें अलग थी। बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है इकनॉमी ओपन होने का और कंपटीशन ना होने का। उस दौरान हुआ ये कि सब ने अपने अपने घर बना लिए, और जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन में ये बात ठान ली, जो बच्चे 90s में पैदा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 90s में पैदा हुए, जब टेक्नोलॉजी बूस्ट पे नहीं थी लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही थी, तो हम उस दौरान के बच्चे हैं। तो उस दौरान में हुआ क्या कि माँ बाप ने ये सोचा कि जो सेक्रीफाइस मैंने किए हैं और जो सेक्रीफाइस, जो दुख मैंने सहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं सहने दूंगा मैं। तो वो धीरे धीरे करके उसको ये बताने लगे कि तू ये कर, ये मत कर, ये कर, ये नहीं कर, लेकिन ये कर। तो उस दौरान हुआ क्या कि धीरे धीरे ये करते करते उन लोगों को ये पता ही नहीं लगा कि वो अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोपने लगे। ये मैं 90s पर्टिकुलर लोग 90s की बात बता रहा हूँ। तो वो सपने जब थोपने लगे, होता क्या है, बच्चा खुद अपने आप से लड़ना चाहता है, अपने घर वालों से लड़ना चाहता है कि मैं बनना तो ये चाहता था, लेकिन समाज ने और पेरेंट्स के प्रेशर ने उसको कुछ और बना दिया। और बनाने के चक्कर में उसने सोचा तो कई बार, लेकिन वो लड़ नहीं पाया अपने पेरेंट्स से। तो एक बड़े भाई की डेफिनेशन या बड़े लोग की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने घर वालों से ही नहीं लड़ पाता। अच्छा, तो इसका मतलब लैक ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की साइड से। लैक ऑफ एजुकेशन वक्त के हिसाब से होती है। एजुकेशन का जब महत्व नहीं था, जब भी लोग थे कामयाब, अब एजुकेशन का महत्व आया तो अलग चीज़ होने लगी। लेकिन आज के ज़माने में जब मैं बात करूं, जो मैंने अभी बात की कि थोप दिया गया, अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोप दिए गए, लेकिन आज वो चीज़ थोपनी ज़रूरी हो गई, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लड़कियों को चाहिए। ये बात बहुत अजीब सी है, लेकिन लड़कियों को चाहिए अमीर लड़के, लड़कों को चाहिए अच्छा खासा बिजनेस और अच्छी खासी स्टाइल और ये सब। तो ये वाली बात है, आज उस चीज़ों को थोपना ज़रूरी हो गया। ओके, मुझे एक बात बताओ, आपने अभी जैसे ये कही कि 90s के दौर के जो बच्चे हैं, अगर मैं आज आपका छोटा भाई हूँ और मुझे अगर कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो हर कोई ऐसे बोलता है, नॉट मी, हर कोई ऐसे बोलता है कि एक बार जाके अपने बड़ों से पूछ ले। ठीक है, बड़ों से पूछ ले, उनसे एक बार गाइडेंस ले ले, क्योंकि आप उस दौर से निकले हुए रहते हो। ठीक है, लेकिन हमारे दौर पे अब गूगल आ गया है, एक टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो गया है, ठीक है, हमारी लाइफ में। तो हम गूगल के साथ साथ एक्सपीरियंस वाले बंदों से ही पूछना प्रेफर भी करते हैं, और होता भी है कि जैसे मुझे अब जेई की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो जैसे आप हो, आपने मेडिकल की तैयारी से स्टार्ट करी, अगर मैं भी मेडिकल की करता तो मैं बहुत
चांसेस है कि बिल्कुल आपके पास आता, लेकिन मैं आपके साथ साथ गूगल के पास भी जाता। लेकिन आपके टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो वो जो आपने बताया कि पेरेंट्स का जो थोपना हुआ, क्योंकि पेरेंट्स ने उस टाइम पे केवल वो 3 से 4 चीजें देखी है। तो आपका क्या मानना है कि आपको जो ये जो थोपने वाली आप जो बात कर रहे हो, क्या वो एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है जैसे आपने समझा दिया, आप मैं यही मानना कि गाइडेंस की कमी होने लगी उस टाइम? गाइडेंस की कमी नहीं, उनके ऊपर मैं थोप नहीं रहा चीज़ें। मैं एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो कि एक जनरल पर्सपेक्टिव है। आज जो मैंने बात की है उस बात से 90% जो लड़के हैं या फिर 90s के जो लड़के हैं उसको हम 90% लगा सकते हैं जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं। और वो लोग जो अपने पेरेंट्स के कहीं राह पे सक्सेसफुल हो गए हैं वो ये चीज़ फील कर पाते हैं। कहता कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब आप पहले जो पेरेंट्स के बताए हुए राह पे चलते थे, एक जब है, अब जब टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ आपकी लाइफ में, आफ्टर 2014 कह लीजिए, 2012 कह लीजिए, जब जियो का इन्वेंशन हुआ बेसिकली, तो उसके बाद आप में क्या चेंजेस आए? कभी ऐसा लगा है कि क्यों, मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ जो मुझे पेरेंट्स के उस पे करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि रात को सोने से पहले अपने मन में या अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैं टेक्नोलॉजी को गालियाँ देता हूँ। उसका कारण ये है कि काफ़ी सारी चीज़ों को दूर कर दिया और एक इल्यूज़न वे में और एक इल्यूज़न वर्ल्ड में हमको जिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम लोग किताबें नहीं पढ़ते, देखा जा रहा है। अब जैसे तुम कह रहे हो कि भैया अब हमने गूगल से पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पहले होता क्या था कि गूगल से ना पूछ के हम लोग खुद तैयारी किया करते थे। ये सेम किताब पढ़ने के जैसा है। कभी भी आप किसी वीडियो को देखते हो, जैसे मान लो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा आपने, एक्चुअली में किया क्या उसका बिग पर्सपेक्टिव देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं उनको देखकर हम किसी और का पर्सपेक्टिव, उनके दिमाग की उपज हमारे दिमाग में लेकर आते हैं। जो हमारे दिमाग में आ रहा है, आ भी नहीं रहा है। दूसरों के पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में आ रहे हैं, दूसरों की सोच हमारे दिमाग में आ रही है। जैसे हम लोग ध्रुव राठी की बात करें, उसने कभी भी मोदी के या फिर बीजेपी गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ें कभी नहीं गिनवाई, क्रिटिसाइज़ किया। कांग्रेस को थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि ये अच्छी है और इनके मैनिफेस्टो अच्छे हैं, ये वगैरह और वगैरह। जैसे कि राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जब राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा रहा तो कभी भी किसी ने भी ये कहा नहीं कि हमारे देश में मेजॉरिटी होने के साथ साथ हम लोग एक लीगल वे से लड़ रहे हैं लड़ाई। और तो दूसरे के पर्सपेक्टिव, बात ये है कि दूसरे के हम लोग पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। किताबें पढ़ने से होता क्या है कि आपके खुद के पर्सपेक्टिव बन रहे हैं। यही गूगल ने गलत कर दिया। 4 लोगों ने रिसर्च की, वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ में फीलिंग घुसाई कि नहीं घुसाई। एक आदमी है तो वो किसी भी चीज़ पे रिसर्च करेगा तो उसमें फीलिंग आई जाएगी। तो आपने वो रिसर्च फीलिंग घुसाई कि नहीं घुसाई। 4 चीज़ें आपने पढ़ ली, 4 एक ही टॉपिक के बारे में। जब आपने 4 अलग अलग चीज़ें पढ़ ली तो इसका मतलब ये होता है कि 4 अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव पढ़ लिया। लेकिन आपका खुद का पर्सपेक्टिव तभी बनेगा जब आप खुद उस चीज़ को पढ़ोगे, क्या करोगे। हमारे देश में पॉडकास्ट आज चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने सुनना तो बंद नहीं किया है लेकिन पढ़ना बंद कर दिया। तो ये कारण है उस जनरेशन और आज की जनरेशन के बीच में। मेरा ये मानना है कि आदमी के चाहे खुद का कुछ हो नहीं हो, विचार खुद के होने चाहिए। तो इस विचार को डेवलप कैसे करें? इस विचार को डेवलप आप अकेलेपन में ही कर सकते हो। अकेलेपन, थोड़ा इस अकेलेपन को आप अकेलेपन का मतलब है कि आप जितना वक्त अपनी किताब, पढ़ाई और ये इन सब को दोगे और अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही खुद के विचार बनते हैं। तो ये बाहरी दुनिया से सब अलग हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी दुनिया ही आपको सब कुछ सिखाती है। आप पढ़ाई, किताब पढ़ लोगे किसी भी चीज़ की, उसके बाद आप जब दुनिया में उतरोगे तो आपको एक कहीं ना कहीं मन में फील ये होता रहेगा कि आज जब मैं बाहरी दुनिया को पढ़ रहा हूँ,
बाहरी दुनिया में चला गया और जो मैंने पढ़ा वो बिल्कुल अलग है। और उस हर किताब को जलाने की कोशिश करोगे, फिजिकल नहीं तो मन में। तो मतलब आज अगर मैं कहूँ कि मैंने एक किताब पढ़ ली कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है डायरेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े पर्सपेक्टिव में जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक अजीब सी चीज़ है हमारे देश में। हमारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन उसका बनना देखो आप। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि हर आदमी को उसमें इंक्लूड किया जाए, हर तबके को उसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में खुद सबसे ज़्यादा लॉयर्स थे। तो एक तरीके से लॉयर ही दूसरे लॉयर से बात कर रहे थे। और उन राजाओं को रखा गया जिन राजाओं को ये समझाना ही मुश्किल था कि डेमोक्रेसी होती क्या है। जिस आदमी ने खुद में शासक किया है, मतलब कि उसने डेमोक्रेसी में रूल ही नहीं किया, उसमें डेमोक्रेटिक असेंबली को आपने उस डेमोक्रेटिक असेंबली में बैठा रखा है। पहले तो उसको समझाओ तो सही, भैया डेमोक्रेसी होती क्या है, आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कैसे कर रहे हो। तो यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव तो चला गया, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो करना पड़ता है, क्या करें। अपन मुद्दे से, बड़े भाई के मुद्दे से, ये तो बिल्कुल बहुत सही बात है जैसे अभी बोली, ये मुद्दे से थोड़ा भटक गए, इस पे भी आएंगे, इस पे भी बहुत अच्छे से सवाल है। मुझे ये जानना है कि सब आमतौर पर हम हर घर में बड़ा भाई, ज़्यादातर बड़ा भाई अपने फादर क्या बिजनेस संभालता है, ठीक है। अगर बिजनेस नहीं संभालता, ठीक है, जब तक भगवान की दया से उनके फादर की डेथ जब तक नहीं होती, मुझे बस ये बताओ, फादर की डेथ होने से पहले बाप का जो रोल और भाई का रोल रहता है घर के अंदर वो, और फादर की डेथ हो जाने के बाद बाप का रोल क्या था, अपने आप के लिए बताना कि क्या रहता है। क्योंकि इस चीज को बड़ा बेटा ही समझ सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी सारी उसी पे आ जाती है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी पे आती है। या फिर इसको मैं ऐसा कह दूं, इसको डेथ पे ना लेके जाए, इसको मैं ऐसा कह दूं कि भाई नहीं, डेथ पे रहने। इसको मैं ऐसा लेके जाऊं कि भाई फादर एक एज के बाद कमाना बंद कर दे, तो वो वाली एज के बाद बेटे पे क्या जिम्मेदारियां आती है, एक बार थोड़ा सा उसको बता दीजिए। बाप का बिजनेस जहाँ तक की बात है, पहली बात तो हम मिडिल क्लास लोगों में ऐसा कुछ बहुत खतरनाक धंधा होता नहीं है। वो एक इनहेरेंट होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे चला जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अपने काम को स्टार्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो वो हर बच्चे कर नहीं पाते। इसीलिए जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि हर एक एज के बाद एक पैसे की ज़रूरत पड़ती है घर में खुद के खर्चे के लिए भी, तो बाप के या फिर पापा के बिजनेस को संभाल लेता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वे से। दूसरी अगर सोशल पर्सपेक्टिव वे से बात की जाए इसकी, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बड़ा बच्चा जो है वो क्या करना चाहता है और उसके घर वाले क्या कराना चाहते हैं, इन सब के बीच में लड़ नहीं पाता। तो इसीलिए वो जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो फिर अपने बिजनेस को संभाल लेता है। दूसरे ये है कि शायद वो अपने लोगों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, मार पीट कुछ भी कर सकता है, जेल भी चला जाएगा एक बार को, लेकिन वो घर वालों से ही नहीं लड़ सकता। यही सबसे बदनसीबी कह लीजिए एक बड़े बेटे के लिए। अगर मैं बोलूँ कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं, या फिर अपने लिए बोलूँ कि अपने पेरेंट्स बिल्कुल देसी टाइप है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बोलते हैं ना मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है मेरे साथ, हम सब डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पेरेंटल जो इनको गाइडेंस होती है, या फिर कह दीजिए पेरेंटल जो दोस्ती हो जाती है भाई, कि मैं मेरे बेटे का अच्छा दोस्त हूँ, ताकि उसको कोई ऐसा पीयर प्रेशर नहीं आए समाज का कि भाई तू ये कर, वो कभी भी आके उसको झिझक ना हो मेरे से बोलने में। ये वाली जनरेशन सही है, या फिर आप लोगों की जनरेशन सही है कि एक जब बाप अगर इस कुर्सी पे बैठ जाए तो उस रूम में भी अलग है, वो जो बोलते हैं ना जनरेशन गैप, क्या वो जनरेशन गैप होना सही है,
या जनरेशन गैप होना गलत है? जनरेशन गैप, हाँ लोग बाग कुछ भी कहें, लेकिन जनरेशन गैप एक्चुअली में जितना आप अपने पेरेंट्स की बच्चों की तरफ, अच्छा इसको जो है वो नॉर्मल भाषा में हम लोग फादर इशू कहते हैं, अच्छा। जो कि नॉर्मल, आपने अगर युवराज सिंह की कहानी सुनोगे, उसको अपने पापा से दिक्कतें थी। अब आप क्या सोचते हो कि आपके वही वाली बात है, पेरेंट्स ने ये सोचा ना कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं होने दूँ, तो आपने भी ये सोचा कि जो मेरे फादर इशू रहे हैं, मेरे पापा मेरे साथ कभी फ्रैंकली बात नहीं करे, तो वो चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा। यही चीज़ है, गलत कोई नहीं है अपनी अपनी जगह पे, सिर्फ वक्त का खेल है। बात थोड़ी ये है कि चाहे माँ बाप कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, कितना भी लीनियंट हो जाए, या फिर स्ट्रिक्टनेस की बात करें हम लोग, तो कितना ही माँ बाप स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चों को है ना कि डांटने के बाद, अब आपने देखा होगा जैसे कि डांट देता है बाप, बहुत तेज डांट देता है, उसको पता रहता है कि वो डांट रहा है, वो या तो आपको छुप के देख लेगा कि डांटने के बाद ये कैसा हो रहा है, या तो वो आपकी मम्मी से पूछ लेगा कि क्या कह रहा था ये। ऐसे लीनियंट वाली वो वाली बात नहीं है। फिर दूसरा ये भी हो जाता है कि अब जैसे कि अगर किसी, आपने ये देखा होगा कि आज हर सक्सेसफुल आदमी वो है जिसने जिसने अपने बाप से लड़ाई की है, या फिर जिसका बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा हो। तो ये वाली बात है, वो खुद से डेवलप हो जाते हैं, और हमेशा ये लोग जो अपने बाप से लड़ाई करके घर से बाहर निकल जाते हैं वक्त से पहले, वो हमेशा अपने बाप से आगे निकलते हैं। क्या बड़ा बेटा रोता है? अकेले में। अकेले में। बड़े बेटा जब रोता है तो क्या ये होता है कि मैं, बड़ा बेटा हर बात को सोच के रो चुका है, वो बड़ा तभी हुआ है जब वो रोया है। दिक्कत ये है कि बस उसके आंसू देखे नहीं गए किसी से, ना उसने दिखाए हर वो चीज, यहाँ तक कि वो उस बात को भी लेके रो चुका है कि कल अगर मेरे माँ बाप बीमार पड़ जाएंगे या फिर मर जाएंगे तो कल क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ा बेटा, जैसे आपने बताया कि बड़ा बेटा उन चीज को देख के रो चुका है कि क्या मेरे माँ बाप कल रहे या नहीं रहे। एक ही कारण नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पता है अभी आपके माँ बाप तंदुरुस्त है, ऐसा नहीं कह रहा कि भाई देखो लिखी हुई होती है वो कभी भी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज में कभी रोया है कि मैं मेरे घर में मैं मेरा इनपुट नहीं दे पा रहा, मेरे साथ वाले आज कमा रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ वाले आज नौकरी लगे हुए हैं, मैं नौकरी नहीं लगा हुआ। जो बेटा नौकरी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि वो बेटा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि उसको पेरेंटल अगर प्रेशर नहीं है तो वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है, क्या उस चीज पे रोता है। मेन जो बोलता है ना, एक पूरा का पूरा सेंटर क्या है रोने का, केवल एक जरिया तो नहीं हो सकता रोने का, भाई बहुत जरिए हो सकते हैं, उसमें से एक है भाई इस चीज पे सबसे ज्यादा रोया है। सबसे ज़्यादा इस बात पर रोया है कि कल को मान लीजिए कि आपके फादर आ जाते हैं, किसी का फलाने का बच्चा सक्सेसफुल हो गया, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब वो बातें डिस्कस होती है ना, तो वो सुनता है उस समय जब कुछ कहता नहीं है। लेकिन बात सीधी सी ये है कि जिस उम्र में शायद वो हर सपने जो कि कभी उसने और उसके माँ बाप ने देखा होगा, अगर वो उस समय पूरा नहीं कर पाता, हालांकि वो सपने भगवान की दया से अगर आपका मन साफ रहता है तो आज नहीं तो कल पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन वो जिस समय से नहीं होता, जिस समय पर नहीं होता, जिस समय पर हो जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा उस बात पर होता है। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये पता लगता है जब आप बड़े होते हो, मेरे ख्याल से जब आप स्पिरिचुअल लेवल में जाते हो थोड़ा, तो हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो उसके बाद वो थोड़ा समझ जाता है, उसका रोना कम हो जाता है इस बात को लेकर। हाँ, जैसे अभी आपने कहा स्पिरिचुअल जाता है, मैंने आपको देखा है, और वैसे मैं बहुत से मिला हूँ। देखो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इस समय मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको देखा है एक समय पे जब आप तैयारी वैयारी सब जब करते थे तो आप बिल्कुल ही बोलते ना नास्तिक वाले बच्चे थे, ठीक है। जब आपने हॉस्टल कंप्लीट करके आप यहाँ पे आए थे घर पे तो आप बिल्कुल नास्तिक थे। ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, या फिर
कुछ ऐसा इंसिडेंट आपने खुद से बिलीव किया, जैसे विराट कोहली ने किया कि मैं पहले वो बोलता था कि मैं आपको दिखता हूँ कि मतलब टेम्पल टाइप का, मंदिर टाइप का, फिर वो जब जाता है हर जगह हर हर महादेव करता है। तो ऐसा क्या हुआ जो आप मतलब एकदम से उसमें हो चुके, आप मानने लग गए इन सब चीज़ों को? मानना न मानना देखो मन में तो हमेशा रहता है। दूसरी बात ये है कि जब आप चीज़ों को गहराई से देखने लग जाते हो और एक्चुअली में जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो और आपके पास जैसे मान लो कि छोटा सा अभी जैसे अपन लाइब्रेरी चला रहे हैं या फिर कुछ भी हैं, अपनी पढ़ाई अच्छी हो गई, अच्छे स्कूल में पढ़े और ये सब, आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि सब लोग ऐसे ही हैं और आपने अलग से ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये तो भगवान का ही दिया हुआ है ना। तो स्पिरिचुअल लेवल में जब आप अपनी गहराई पे जाते हो कि आपके पास आज आज अपने पास भगवान की जगह से कम ये नहीं पता अच्छी प्रॉपर्टी तो है। ये ठीक ठाक प्रॉपर्टी है अपने पास, तो वो प्रॉपर्टी क्या किया है अपन ने उसके लिए? कुछ नहीं किया। तो ये भगवान ने तो दिया है थोड़ा, जिस किसी ने भी दिया वो एनर्जी ने दिया है, जिस किसी ने भी दिया उसको भगवान का नाम ले दो, चाहे किसी का भी नाम ले दो, वो वाली बात। ओके, अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है या फिर ऐसा बोला जाता है कि बड़े भाई के ऊपर भी एक तरीके का प्रेशर होता है अपनी बहन की शादी का, या फिर अपने छोटे भाई को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो उस टाइम पे जब वो उस फेज से गुजर रहा था तो नहीं मिली, जिस उसको मुझे नहीं मिली जिस एज में मैं था, लेकिन मेरे छोटे भाई या फिर मेरी छोटी बहन को वो दिक्कतें ना आए। क्या ये भी एक तरीके का प्रेशर बड़े भाई पे रहता है? देखिए प्रेशर, सबसे पहली बात तो प्रेशर क्या होता है वो समझ लेना चाहिए। प्रेशर चीज़ है जो हम खुद अपने आप पे लेते हैं और ये मेरी चॉइस होती है, और मेरा मानना ये है कि प्रेशर जिम्मेदार लोगों को ही नेचर देता है। हाँ ये बात ज़रूर सही है कि ये मान लीजिए कि आपकी सिस्टर का शादी होनी है, तो आपको ये पता है कि आपके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, हर अब भाई को प्रति भाई को पता होता है ये बात, मत निभाओ, मत लो प्रेशर, होनी होगी हो जाएगी, बाप कर देगा, कुछ भी हो जाएगा। प्रेशर आपके ऊपर डिपेंड है कि प्रेशर आप लेते हो कि नहीं लेते हो, लेकिन ये जरूर है कि ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रेशर हर किसी आदमी को देता नहीं। प्रेशर मेक्स मैन क्रिएट, या फिर आप कह लीजिए बड़ा भाई होने का जिम्मेदारी, जिम्मेदारियाँ रहनी चाहिए। जिम्मेदारी आपको एक्चुअली में जिम्मेदारी आपको एक अच्छी जिम्मेदारी जब आपको दिया जाता है तो उसके साथ पैसा भी आता है शायद, मेरे हिसाब से। और जब आपके पास पैसा आता है तो काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि आदि बदल जाता है, ये हो जाता है। मेरे ख्याल से जब आपके पास पैसा आता है तो आप वो चीज़ होते हो जो आप शायद बनना चाहते हो। मान लीजिए कि आपके पास पैसा आ गया, आप अय्याशी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए या फिर घर के किसी मेंबर के लिए कुछ भी करना है तो वो पैसों से आ जाएगी। तो जहां आप एक किसी भी छोटी मोटी कंपनी का फ़ोन गिफ्ट कर सकते हो, वहाँ आप एप्पल का फ़ोन गिफ्ट करने की कोशिश करो, तो आप मे बी वो चीज़ बनने की कोशिश करोगे जो एक्चुअली में आप हो। ये वाली बात है, जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आप जिम्मेदार हो, घर के बड़े हो, कमा रहे हो घर पे, तो जब आप घर लौटते हो तो सिर्फ आप नहीं लौटते हो घर पे, जब आप लौटते हो तो आपको देखती है कुछ तरसती निगाहें कि ये कुछ लेके आया होगा या फिर कुछ करके आया होगा, हमारे लिए कुछ और अच्छा होगा आज। तो ये जिम्मेदारियाँ सिखाती है, हो जाता है, जिम्मेदारी होनी चाहिए। बड़े बेटे के लिए बाप की कभी मतलब ऐसा होता है ना कि भाई बनती नहीं है, कभी कभी अपने केस में तो सबसे ज्यादा है कि तुम्हारे विचार और बाप के विचार बहुत टाइम तक तो देखो कभी नहीं मिलते। तो हम, मेरी जैसी जनरेशन जो 20s की है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे आपके एक नजरिए से? मिडिल क्लास आदमी की, और वो लोग जो लोग सच में मन से पढ़ लेते हैं या फिर जो थोड़ा बहुत दुनिया को देख लेते हैं,
हो सकता है कि वो गलत हो, उन गलत साबित हो जाए, लेकिन अगर किसी के मन में कोई खोट नहीं है तो बाप और बेटे के बीच में डिफरेंस हमेशा रहती है और रहने भी चाहिए, क्योंकि जनरेशन गैप आता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पापा जो हैं वो कई बार देखा होगा कि हमारे रिश्तेदारों को पैसे बांट देते हैं और हम लोग नहीं बांटेंगे, क्यों? हम ज़्यादातर कॉमर्शलाइज हो गए हैं। वो कॉमर्शियल है, उसके साथ वो सोशल भी है। तो एक जनरेशन गैप आता है एक, और इन सभी चीज़ों के साथ में विचारों का गैप भी आता है, और जब विचारों का गैप आता है तो लड़ाइयाँ भी होती है। अभी इतनी देर से बाप बाप बाप, फादर 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 के बारे में बता रहे। बड़े बेटे और माँ का क्या रोल रहता है, ये थोड़ा अच्छा सा भी रहता है, कभी कभी पेचीदा सा भी हो जाता है। थोड़ा सा आप अपने लिए ये समझाओ कि माँ का क्या रोल रहता है एक बड़े बेटे की जिंदगी में। माँ का रोल बड़ा बेटा कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अच्छा बड़ा बेटा वही है जो अपनी माँ को सक्सेसफुल होता देखना चाहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो 90s के बच्चे हैं, हमने हमेशा ये देखा है कि हमारी माँ कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया उसको, चाहे वो सास द्वारा, चाहे समाज द्वारा, चाहे रिश्तेदार द्वारा, चाहे वो बुआ और मामी चाची भाभी इन सब के द्वारा। वो प्रताड़ित हुई हुई औरत है, और उस प्रताड़ित हुई हुई औरत को अगर उसके लिए आप कुछ कर सकते हो तो कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बड़ा बेटा अपनी माँ को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है, और उसके लिए शायद उसको हर कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन ये बात बहुत ही प्रैक्टिकली मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि ये बात माँ को भी समझनी चाहिए। माँ कहाँ इनमें पीछे हट रही है? वो पता नहीं किस दुनिया में चलेगा। मेरे ख्याल से फ़ोन इसका बहुत बड़ा एक कारण है। हमें एक ऐसा डिवाइस ला के दे देते हैं हमारी माँ को जो हमसे ही दूर कर देता है, वो हमारी बात ही नहीं सुनती। कुछ कुछ माएँ ये अपना भी लेती है, जैसे 90s की, जैसे मेरे ख्याल से आज तक मैं जितने भी मेरे दोस्तों से मिला हूँ, सबकी मम्मी में एक क्वालिटीज होती है, वो है सिलाई की। अपनी मम्मी में भी है ये वाली बात। अपनी मम्मी बताती है कि मैंने एक टाइम पे बहुत अच्छी सिलाई करी थी, बहुत पैसे कमाए थे। जस्ट बिकॉज उस टाइम पे इन लोगों को नहीं पता था कि इन चीज़ों से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, उस टाइम पे केवल मैन ईगो था कि घर में जो पैसा लाएगा वो मैन ही है। ठीक है, क्या अब माओ को स्टार्ट करना चाहिए और बड़े बेटों को कुछ इनपुट देना चाहिए इन चीज़ों में, कि भाई उनको समझाना चाहिए कि भाई ये भी एक तरीके की जिंदगी होती है कि आप घर गृहस्थी को छोड़ के, मतलब छोड़ के पूरा नहीं कि भाई घर गृहस्थी के साथ साथ आप अपना साइड साइड ये भी कर सकते हो। क्या बड़े बेटे को या फिर घर के लोगों को माँ को बताना चाहिए? बात ये है कि सिलाई वगैरह और ये सब जो चीज़ें थी, मेरे हिसाब से तो मजबूरियों का कारण थी। मजबूरी में काम करना पड़ता था। आज सबसे पहली बात तो हर आदमी को अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देख लेना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपके बच्चे समाज के साथ डेवलप हो रहे हैं, तो उन बच्चों की हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हो। उसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स की दिक्कत ये है कि हमारे पेरेंट्स क्या है, हर बात में ये सोचते हैं कि हमसे ही पैदा हुआ, हमको ही सिखा रहा है। भाई यही एटीट्यूड उनका जो है वो गलत है। दूसरा ये है कि करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये अच्छा, ये साउथ में बहुत अच्छी बात है। साउथ में क्या रहता है कि मान लीजिए आपको 4 लोग आपके रिलेटिव आके आपकी तारीफ कर दी कि आप खाना अच्छा बनाते हो, तो वो क्या करेंगे, अपने घर का सबसे आगे वाला जो रोड के साइड हिस्सा है, उसका जो मतलब रोड के साइड जो है उसका सबसे जो बाहर वाला कमरा है, उसको वो किचन में कन्वर्ट कर देंगे। और जब वो किचन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो खाना बनाएंगे, लोग बाग आके खाएंगे। वो किसी भी तरीके के लोग हो सकते हैं, जैसे कि रोज काम करने वाले, लेबर क्लास, अच्छे क्वालिटी अच्छी दोगे, पैसे अच्छे इंक्रीज करोगे तो कुछ अच्छे लोग भी खा लेंगे। उसका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई आईटी कंपनीज और ये काफ़ी है वहाँ पे।
तो ये है। फिर उनकी मेंटेलिटी ये है कि झाड़ू पोछा और ये सब तो कोई भी कर देगा। हम लोग 500 रुपये कमाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 500 रुपये कमाते हैं, उसमें से 300 हमने घर बचा देते हैं अपने लिए, और जो 100 रुपये सेव कर लेते हैं, 100 का जो है वो झाड़ू पोछा वाली आके लगा जाएगी। तो उससे होता क्या है कि आपकी इंटरेस्ट भी बना रहा, सेविंग भी हो गई, एजुकेशन मतलब आपने कमा भी लिया, तो आपकी डेवलपमेंट भी हो गया। अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। साथ में आपकी फिजिकल जो आपको परेशानी कर रही थी जिसके कारण आपको बीमारियां हो जाती है, जैसे कि मान ली पहले आज भी अपन जानते नहीं है, तो अपन अर्बनाइजेशन हो गया अपना और शहरों में रहने लगे, तो काफ़ी बहुत बड़ा स्केल है। कैंसर का कारण है वो फूकनियों से जो करते हैं, फूकनी बोलते हैं इसको, चूल्हा जलाया जाता है गाँव में, बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। अगर वही चीज़ रिप्लेस होकर गैस पे आ जाए या फिर कोई और वो काम करने लग जाए, तो आपकी लाइफ और से तो कैंसर से तो बच ही गए आप। ये सवाल तो हो गए सारे बड़े भाइयों के लिए। अब कुछ मेरे लिए जो मैंने आपके लिए इकट्ठे कर रखे थे सवाल, वो ये है कि कब और क्यों लास्ट बार रोए थे, किस चीज का रीजन हो सकता है, क्या रीजन था वो रोने का? रोने का कारण एक्चुअली मैं खुद ही रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों के मेरा ये मानना है कि मुझे एक ही काम करना चाहिए था, मगर वही है ना कि हम इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में फंस जाते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में फंस जाते हैं, 4 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं और चारों में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उस चीज़ों के कारण कभी कभी आ जाता है रोना। इसमें कबीर ने एक बहुत शानदार लाइन कही है कि उनका एक दोहा है, दोहा तो क्या मतलब, वो जो लिखा करते थे दुनिया से अलग, कि चलती चाकी देख कर संत कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच आस साबत बचा न कोई। तो ये चीज़ें हैं। ये हो गया। और जब मुझे और आपको बिना बताए जब हॉस्टल में डालने की वो की गई, तो मैं तो कैसे भी ना करके बच के बाहर आ गया। वो वाला तो चलो किस्सा लगे। जब आप पहली बार हॉस्टल जा रहे थे, मुझे पता है आपको नहीं पता था कि अगले दिन मुझे घर से मतलब एक अलग दुनिया में भेज दिया जाएगा। वो वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। और दूसरी बात ये है कि उस समय क्या माँ बाप गलत लग रहे थे? क्योंकि उस समय उन्होंने, देखो ऐसा होता है कि माँ बाप के डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके इरादे गलत नहीं हो सकते, ठीक है? ये तो आजकल की जनरेशन भी मानना स्टार्ट कर दी है। मैं तो ये मान रहा हूँ, क्योंकि उस समय ना मुझे समझती ना आपको समझती कि ये हो क्या रहा है। हमको बस एक चीज बोला गया था कि आपको हॉस्टल में डाल रहे हैं, तो मैं तो चलो बच के बाहर आ गया था। मैंने तो बहुत ऐसे फालतू का पेपर दिया था। लेकिन आप जब जा रहे थे तो आप रो रहे थे, ठीक है, सब रो रहे थे मतलब। और दूसरी बात ये, क्या उस समय माँ बाप गलत लग रहे थे? माँ बाप एक्चुअली मेरे साथ बहुत एक गलत चीज़ हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। वो चीज़ ये थी, हालांकि हॉस्टल के बारे में मैं एक पहली बार बता दूं कि दुनिया के हर आदमी को हॉस्टल जाना चाहिए। हॉस्टल नहीं भी गया हो तो उसे हमें अपना घर छोड़कर ज़रूर से जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। गीता में भी जो 5 चीज़ें लिखी गई है सक्सेसफुल होने में, गृह त्यागम काक चेष्टा अल्पहारी बको ध्यानम कुकुर निंद्रा, तो उसमें सबसे पहले गृह त्यागम लिखा गया। तो सबसे पहली बात तो चाहे वो हॉस्टल हो चाहे किसी भी तरीके की पीजी हो, आपको घर अपने कंफर्ट जोन से या फिर किसी भी चीज़ से बाहर निकलना ही पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। 7th क्लास में गए थे हम लोग, लेकिन उस समय इतनी सोच नहीं थी। मेरे साथ एक गलत चीज़ ये हुई कि उसी समय तारे ज़मीं पर मूवी आई थी तो उस समय उस मूवी को देखकर लगता था, लेकिन आज जब मैच्योरिटी आ गई तो लगता है कि वो
वो 4-5 दो 4 साल रहे, मतलब 4-1 साल, वो शायद दुनिया के जीवन के बेस्ट साल रहे। माँ बाप अपनी इमेच्योरिटी के कारण उस समय हाँ बुरे लगते थे, अब नहीं लगते। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा फेज था और अच्छा हुआ कि मैं हॉस्टल चला गया। जब हॉस्टल से यहाँ पे आना हुआ तो क्या ये सोच के आए थे कि मेडिकल की तैयारी करूँगा, या फिर ये भी पेरेंट का प्रेशर था? आर्मी की तैयारी करने के लिए सोच के आया था और बहुत तेज मन था आर्मी की तैयारी करने का, क्योंकि कुछ करा ही नहीं था, पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी, सिर्फ स्पोर्ट्स में रहे थे और स्पोर्ट्स कोटे वाले को आर्मी या फिर रेलवे से मिल जाता है, इतना ही बताया गया था, इतना ही समझ में आता था। लेकिन मम्मी ने थोड़ा कह दिया कि मैं तो तुझे वाइट कोट में देखना चाहती हूँ और डॉक्टर देखना चाहती, तो हो गया। हालांकि लाइफ आपको सिखाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कोई वो नहीं होता, पहले होता था थोड़ा बहुत। जब जयपुर आए थे तो ठीक है, ये वाला वाइट कोट वाली बात तो ठीक है। उस समय जब जयपुर आए थे तो कभी ऐसा लगा था कि ये सब, मतलब ये तो ठीक है आपने मेडिकल लाइन सिलेक्ट करी, मैं भी जानता हूँ, रात रात भर पढ़ते थे, ठीक है। तो ये बताओ कि जब सिलेक्शन नहीं हुआ और मम्मी का जो सपना टूटा, या फिर कह सकते हो कि खुद का भी, क्योंकि भाई पढ़ाई आप ही ने करी है, खुद का वो सपना टूटा, तो उस समय दिमाग में क्या घूम रहा था? सबके दिमाग, देखो उस समय मतलब माइंड में क्या चल रहा था, मेरा बेसिक ये जानना है। उस समय की बातें तो सच बताऊं उतनी याद नहीं है, लेकिन मेरा अब जब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ तो मेरा ये मानना है कि अगर मेरा मेडिकल क्लियर भी हो जाता तो मैं किसी और के सपने जीता। हो सकता है कि मैं पैसों से सक्सेसफुल हो जाता, या फिर मेरी जॉब अच्छी लग जाती, या फिर रिश्ते आने लगते, सुंदर लड़की मिल जाती, पैसा हो जाता, लेकिन शायद मैं खुश नहीं रहता। जब मैंने अपना पाथ यूपीएससी स्टार्ट किया और मैंने सच में दिल से तैयारी की थी, अच्छा तैयारी मैंने हमेशा दिल से की हर चीज़ की, आज मेरा यूपीएससी में जब सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे इस बात का रत्ती भर भी कोई अफसोस नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी बहुत कुछ सीखा उससे, बहुत कुछ किताबें पढ़ना मुझे यूपीएससी नहीं सिखाया, काफ़ी सारी चीज़ें। तो आपके जो पाथ खुद के चूज किए हुए होते हैं ना, उस पाथ में अगर आप अनसक्सेसफुल भी रह जाते हो, अनसेटिस्फाइड नहीं रहते हो। मेरा लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का, आजकल की जनरेशन को, जो आज के टाइम के बड़े भाई बन रहे हैं उनको, और जो रह चुके हैं या फिर अभी है, उनके लिए आपको क्या बोलना है? और लास्ट में पहले तो आप ही बताओ कि आजकल की जनरेशन को आपको क्या क्या सीख देनी है अपने एक एक्सपीरियंस के साथ, आजकल के बड़े भाई, 20s के जो बड़े भाई बन रहे हैं। आजकल के बड़े भाइयों को सबसे पहली बात तो, जीवन का फेज़ काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक जीवन का फेज़ आएगा जब आपके पास पैसा होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा, कैसे भी किसी भी तरीके से हो सकता है वो, चाहे वो माँ बाप का दिया हुआ हो, जो उनका बिजनेस संभालने में हो। तो आजकल जो ये वर्ल्ड है ना, एक कह सकते हो कि अपन इंस्टाग्राम, सोशल लाइफ और फेसबुक वगैरह और ये सब क्लबिंग लाइफ कह सकते हो, तो आपको चॉइस होगी, या तो ये चॉइस चूज कर लो और आपकी ये चॉइस हो, या आप अपनी जिम्मेदारियां निभा लो और उनको छोड़ दो। मेरा मानना ये है कि थोड़े टाइम के लिए, कुछ कुछ टाइम के लिए चीज़ें ठीक हैं, क्लब जाए आप, घूम लिए फिर लिए, लेकिन जो आपको 99% अपनी जो चीज़ है, अपना मन है, वो जिम्मेदारियों में देना चाहिए। आजकल ये लोग भड़क जाते हैं, दिक्कत ये है। दूसरा ये चीज़ है, मतलब वो लोग भटक जाते हैं और वो 90% जो जिम्मेदारियां निभाने में देना चाहिए वो वहाँ दे देते हैं, क्लबिंग साइड और घूमने फिरने, अपने यार दोस्तों के, यार दोस्त बनानी चाहिए, लेकिन ठीक है हर चीज़ लिमिट में हो तो ठीक है। तो ये एक तो मैं देना चाहूँगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं जो कि आपको संभल के रहना पड़ेगा, तो वो भी है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर बाप
गलत निकल जाए, बाप मतलब वो थोड़ा नशे में चला गया, या फिर आप कह सकते हो कि जिम्मेदारी वैसे नहीं निभा पा रहा, तो बड़े भाई पे क्या रोल आता है, तो बड़े भाई की क्या जिम्मेदारी होती है, और उसके ऊपर क्या पूरा प्रेशर आ जाता है। क्या होता है ये मोस्टली लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है ना, उनमें होता है। उन लोगों की, जिन लोगों की ज़बरदस्ती या जल्दी शादी कराई जाती। आपने ज़रूर देखा होगा कि कई लोग बच्चे हो जाने के बाद दारू पीते हैं, पड़े रहते हैं नाड़ों में और हर लड़ाइयाँ करते हैं अपने गली मोहल्ले वालों से। इससे होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जिस किसी भी फर्क पड़ता है, जिस किसी आदमी को इफेक्ट होता है, वो बड़ा लड़का या लड़की होती है। वक्त से पहले मैच्योर हो जाना भी इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कह सकते हो आप। वही माँ बाप बनने की मतलब वही माँ बाप को बिगड़ते समय अगर कोई बच्चा देख लेता है, वो उसके लिए सबसे बड़ा कर्स है। मान लीजिए कि आपका बाप, आपकी मम्मी जो है, होता क्या है मोस्टली ऐसे घर में, जिस घर में बाप ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, उसकी औरतें कमाती है। तो वो औरतें दिन का अगर 200 रुपये कमा रही है, तो उसको नाना करके 150 रुपये उस आदमी को देने ही पड़ेंगे, या फिर वो ज़बरदस्ती करके ले जाएगा दारू पीने के लिए, ड्रग्स के लिए। तो जहां आप 200 का खाना खा सकते थे और वहां 50 रुपए का ही खाना खाओगे, तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरीके से आप कमज़ोर रह जाओगे। और ये बात मैं हर बाप के लिए, हर आदमी के लिए कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का बाप कमज़ोर रह जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ी कमज़ोर ही हो जाती है, चाहे वो फाइनेंशियली ले लो, चाहे वो किसी भी तरीके से ले लो। मतलब जब आप बाप बनते हो तो आपको ये ध्यान रखना है, या उससे पहले से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में कमज़ोर हो जाना, लेकिन 3 चीज़ों को कमज़ोर कभी मत होना: पैसा, बुद्धि और शरीर। क्योंकि बाप बनने के बाद आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया यार आज धंधा कम मंदा चला तो मैं तेरी फीस 2 महीने बाद दूंगा। आप अकेले हो जब तक तो ये कह सकते हो कि ठीक है यार, आज खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। आज अगर तू 200 रुपये का खाना खा सकता है, ठीक है, भंडारे वाला खा लेंगे 50 रुपये में, जहाँ डाइट फुल मिल रही है 50 रुपये की, वहाँ खा लेंगे। होटल में खाना जरूरी नहीं। लेकिन जब आप बाप बनते हो तो ये सारे एक्सक्यूज जो है वो जीरो हो जाते हैं, दे भी नहीं पाते। अच्छे जो बच्चे होते हैं या फिर अच्छे जो लोग होते हैं वो शादी करने से थोड़ा इसीलिए डरते हैं कि कल को जब आप बाप बन जाओगे तो आपके पास ये एक्सक्यूज करने को रहेगा नहीं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी केस, अगर हो सके तो अपने छोटे भाई को भी दिखाइएगा। ये बड़े भाई जो भी देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा बहुत रिलेट करें, और रिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, मुझे इतना तो गारंटी है। और दूसरी बात ये, जो भी कुछ भी रिलेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मज़ा आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।